हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रीड का 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने सीडीपी के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज आज हमारी अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही इसी पेपर में ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए, आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, या फिर लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, और ऑप्शन सी, गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, या फिर गिविंग इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में क्या होता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या है कि इसमें हम चाइल्ड को एक्सप्लोर करने देते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन जो एक्टिव रोल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का होता है। ठीक है, चाइल्ड का होता है। जैसे एक चीज़ होती है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, एक सेकेंड वन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, जो स्टूडेंट का रोल होता है वो पैसिव होता है, उसमें एक्टिव नहीं होता। बट अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो चाइल्ड होता है उसका वो एक्टिव मोड पे होता है। मतलब कि हम उसके जो आइडियाज़ हैं, ठीक है ना, उसके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने देंगे उसको। ठीक है, उसका जो चिल्ड्रन का वॉइस है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 11 का डी। ठीक है, गिविंग इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ओके, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर यूज टू मेजर। ठीक है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या पर्सनालिटी को मापने के लिए किया जाता है, या फिर लर्निंग, या फिर क्रिएटिविटी। नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस। हम रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या मेज़र करने के लिए करते हैं, क्या मापने के लिए करते हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है, कई सारे टेस्ट होते हैं जिनमें से एक क्या है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये जो टेस्ट है ये डेवलप किया गया था बाय जॉन सी रेवन। ठीक है, जॉन सी रेवन द्वारा ये टेस्ट डेवलप किया गया था। ये एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है जो कि मेज़र करने के काम आता है स्पीयरमैन के जी फैक्टर को। ठीक है, स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर। अच्छा, आपने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना होगा आपको। जैसे आपने कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनी फैक्टर थ्योरी है एल्फ्रेड बिने की। ठीक है, एक टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, चार्ल्स स्पीयरमैन की है। ठीक है, एक है स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, एक है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। ठीक है, फिर एक गार्डनर्स है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। ठीक है, ऐसे ही थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये सब जो थ्योरीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमने थ्योरी की बात की, टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जो चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है, उसको जो है मेज़र करने के लिए काम आता है क्या, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। एक्चुअल में इस टेस्ट में होता क्या है, इस टेस्ट में कुछ ज्योमेट्री वाली जो डिज़ाइन होती हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है इस टेस्ट में, उस जो ज्योमेट्री की जो डिज़ाइन होती है उसमें एक मिसिंग पीस रख दिया जाता है। ठीक है, और जो टेस्ट दे रहा है उसका क्या काम होता है, उसको जो मिसिंग पार्ट है, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स में, जो ज्योमेट्री वाली जो मैट्रिक्स है उसमें जो मिसिंग पार्ट होता है उसको उसमें उसको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है,
6 से लेके 8 तक इस तरीके से कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से उसको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का। ओके, क्लियर है। ना क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन या फिर बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, व्हेन रिइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, या फिर बाय मैचुरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। हमें वाइगॉत्स्की की थ्योरी में ही पता है कि जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी वो क्या है, वो एक सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, सोसाइटी से इंट्रैक्शन होता है, समाज से इंट्रैक्शन होता है। तो हम लोग समाज में रहकर क्या करते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और तब सीखते हैं, ठीक है। तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर था, बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने क्रिएट किया था। तो इसका सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट को क्रिएट किया था, ठीक है। इनको अल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि विलियम स्टर्न के बारे में पूछ लिया जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। विलियम स्टर्न ने दिया था आईक्यू का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि आईक्यू का जो फॉर्मूला दिया था, आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है ना, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये किसने दिया है, ये फार्मूला लुईस टर्मन ने दिया है, ठीक है। IQ का जो फार्मूला है लुईस टर्मन ने दिया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एफर्ट शुड अ टीचर मेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन से प्रयास किया जाएगा टीचर द्वारा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन ए होगा, स्लो टू टीच, क्या पढ़ाने की धीमी गति कर दी जाएगी, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या पनिश किया जाएगा, उन्हें दंड देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या एकदम इनको इग्नोर कर देना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन, ठीक है। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन हम देंगे बच्चों को, ठीक है। अगर कोई मान लो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो हम स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if the actual age of the child is 13 years and mental age is 14 years, then what will be the intelligence quotient, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो इसमें हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंटल एज क्या है, मेंटल एज इज़ 14, ठीक है। तो मेंटल एज की जगह 14 पुट कर दिया, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज ही एक्चुअल एज कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल एज कितनी है, 13 इंटू 100। हम क्या करेंगे, 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1400, ठीक है, अपॉन 13। अब 1400 को जब 13 से डिवाइड करेंगे, सपोज 1400 को हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 वन ज़ा 13, ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 0, फिर 13 0 जा 0, ठीक है, ये 10 आ गया और यहाँ पे एक 0, ठीक है। अब 13 7 जा जाएगा ना, 13 सत्ते 91 91, ठीक है, फिर पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 107 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया, 107.69, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज propounded बाय, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने
प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पैवलोव। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो पैवलोव द्वारा दी गई है। ठीक है, तो पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कनाइन डाइजेशन वाला, जिसमें डॉग को क्या किया जाता है, जब खाना दिया जाता है, ठीक है ना, डॉग को जब खाना दिया जाता है तो वो लार टपकाना शुरू कर देता है। ठीक है, जब भी खाना उसके पास आया लार टपकाना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो उसको खाना लेके आ रहा होता है, ठीक है ना, जब उसको देखता है तब भी वो लार टपकाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनकी एक बुक भी है, क्या नाम है उनका? उस बुक का नाम कंडीशनड रिफ्लेक्सेस नाम है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, बाल अपराध का कारण है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है? पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स, वर्किंग इन फैमिली विद म्यूचुअल कंसेंट, या फिर वेल्दी फैमिली। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यही एक नेगेटिव ऑप्शन लग रहा है, बाकी तो सारे पॉजिटिव ऑप्शन है ना। जैसे हम अगर ऑप्शन बी देखें, सिंपैथी, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। परिवार में आपसी की सहमति से कार्य होना। ठीक है, समृद्ध परिवार। अब ये सब रीज़न थोड़ी ना है किसी बाल अपराध के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या है? माता पिता में अगर अनबन हो रही है, ठीक है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तभी बाल अपराध का वो रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट्स एक्ट 2009। अच्छा, आप देख रहे हो कि RTE एक्ट 2009 के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे। कौन सा था? ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत अच्छे से करना है इस टॉपिक को। ठीक है, सपोज़ आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा कि क्या चीज़ इग्नोर की गई है? ठीक है ना, चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट्स एक्ट 2009 में। सिंपल है, क्या इग्नोर की गई? अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों क्यों होगा ये? क्योंकि हमने देखा है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात क्या होती है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होती है। ठीक है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होती है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उसके बाद 14 ईयर्स के बाद नहीं है कोई व्यवस्था की एजुकेशन किया जाएगा। ठीक है ना, 14 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च का हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम रीड की बात करें। ठीक है ना, तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। अभी आप देख लो कि 2 क्वेश्चन आ गए एक्शन रिसर्च के। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब कॉन्सेप्ट्स, या फिर बी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, या फिर जनरलाइजेशन, या फिर डी ऑप्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है रीट में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ठीक है, एक्शन रिसर्च का ऑप्शन बी। ओके ओके, तो CDP के हमने अब तक 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, 21 से 30, तो आपका CDP
CDP के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा। ठीक है। और एक बात, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रीट का फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो वो आप लोग अभी भर लीजिएगा। जो लोग लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे वो, और कुछ लोग तो लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अभी भर दीजिएगा फॉर्म, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।